हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हर्षाली एकेडमी चैनल में। हमारा आज का जो वीडियो है वो करंट अफेयर्स से संबंधित है। हम सब जानते हैं कि करंट अफेयर्स एक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है हमारी एग्ज़ाम्स में, और हर एक एग्ज़ाम चाहे वो एसएससी की हो, रेलवेज़ की हो, बैंक्स की हो या अन्य कोई एग्ज़ाम हो, उसमें करंट अफेयर्स और जीके से संबंधित प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। ये जो सेक्शन होता है ये हमेशा क्वालिफाइंग और स्कोरिंग सेक्शन होता है। अन्य जो सेक्शन होते हैं जैसे कि मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश इत्यादि की तैयारी हम अच्छे से कर लेते हैं, और जो करंट अफेयर्स है उसके लिए हमें रेगुलर प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। रेगुलर हमें उसके लिए अपडेटेड रहना पड़ता है। जो समसामयिक के घटनाक्रम है उसके साथ अपने आप को तैयार रखना पड़ता है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हर्षाली एकेडमी आपके लिए वीडियो सीरीज़ लेके आए हैं, जिसमें हम आपसे रेगुलरली जो करंट अफेयर्स के डेवलपमेंट है आपसे डिस्कस किया करेंगे। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। जो भी पॉइंट्स हैं आप उन पॉइंट्स को नोट कीजिए। हम हमारी तरफ से इस वीडियो की जो एक पीडीएफ है, हम एमसीक्यूज जनरेट करके कि इन सभी पॉइंट से संबंधित जो एमसीक्यूज बन सकते हैं और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसकी पीडीएफ हम हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपके लिए उपलब्ध करा देंगे। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। हर्षाली एकेडमी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला पॉइंट क्या है। आलो प्रभात से संबंधित है डांस ऑफ द डॉन। हम जानते हैं कि नववर्ष की शुरुआत हो चुकी है, और उसी से संबंधित ये न्यूज है। डोंग, इंडियाज ईस्टर्न मोस्ट विलेज इन अरुणाचल प्रदेश अंजा डिस्ट्रिक्ट सेलिब्रेटेड द फर्स्ट सनराइज ऑफ 2026 ऑन 1 जनवरी। सो इसमें एक दो पॉइंट जो नोट करने लायक है वो है कि डोंग जो इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट विलेज है, सबसे पूर्वोत्तर सबसे पूर्वी विलेज जो है वह डोंग है, और वह कहाँ पे स्थित है? वो अरुणाचल प्रदेश की अंजा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और वहाँ पे जो चूंकि वो ईस्टर्न मोस्ट विलेज है, सबसे पूर्वी गांव है, वहाँ पे सबसे पहले सनराइज होता है हमारे देश में। और 2026 की जब शुरुआत होती है तो 1 जनवरी को होने वाला जो सनराइज है वो हमारे देश का नववर्ष का सबसे पहला सनराइज होता है, जो वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है और उसे आलो प्रभात के नाम से जाना जाता है, डांस ऑफ द डॉन। और जो डोंग विलेज है वो अंजा डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, और ईस्टर्न मोस्ट विलेज है हमारे देश का। अरुणाचल प्रदेश ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है, जिसे लैंड ऑफ द राइजिंग सन के नाम से भी जाना जाता है। ईस्टर्न मोस्ट की बात चली तो अगर वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट की बात की जाए हमारे देश के वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट की, तो वो है गुहर मोती। गुहर मोती जो कि कच्छ गुजरात में स्थित है। ये वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट डोंग हमने देखा, और वेस्टर्न मोस्ट है गुहर मोती जो कच्छ गुजरात में स्थित है। अच्छा, ये जो डोंग के बारे में बात करें तो फर्स्ट प्लेस इन इंडिया टू सी सनराइज, ये हमारे देश का पहला स्थान है जहाँ पे सूर्योदय होता है, सनराइज होता है। अरुणाचल प्रदेश के बारे में अगर थोड़ा डिस्कशन करें तो ये हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया की एक स्टेट है और ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है। इसे ब्रिटिश काल से लेकर 1972 तक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था, ब्रिटिश काल में। और सन 1972 तक भी इसे NEFA यानी कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था। आफ्टर विच इट बिकेम अ यूनियन टेरिटरी, उसके बाद एक यह केंद्र शासित प्रदेश बना जिसका नाम अरुणाचल प्रदेश रखा गया। इट बिकेम ए स्टेट ऑन 20th फरवरी 1987, और 20 फरवरी 1987 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। हम सब जानते हैं ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है और सबसे बड़ा टाउन है। अरुणाचल प्रदेश शेयर्स इट्स बॉर्डर्स विथ भूटान इन दी वेस्ट। तो अरुणाचल प्रदेश 3 देशों के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। तो कौन कौन से वो देश हैं? भूटान इन दी वेस्ट, वेस्ट के साइड में भूटान है, ईस्ट के साइड में म्यांमार है, और नॉर्थ के साइड में चाइना है। चाइना के साथ अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों को लेके हमारे देश के लगातार संघर्ष होते रहे हैं और डिस्प्यूट्स होते रहे हैं। तो कौन कौन से 3 देशों के साथ अपनी बॉर्डर साझा करता है? भूटान के साथ साझा करता है, म्यांमार के साथ करता है, और चीन के साथ करता है। चलिए अगले पॉइंट की ओर अगर चलें तो देखते हैं वो क्या है। द फाइनेंस मिनिस्ट्री नोटिफाइड द न्यू जीएसटी रेट्स फॉर टबैको प्रोडक्ट्स। तो
फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जीएसटी रेट्स में और सेंट्रल एक्साइज बिल में कुछ अमेंडमेंट किए हैं जो कि टबैको प्रोडक्ट्स को काफ़ी हद तक प्रभावित करने वाले हैं। अब इसमें एक पॉइंट यहाँ देखो, बीडीज हैव बीन मूव टू 18% कैटेगरी फ्रॉम द नाउ डिफंक्ट 28% स्लैब। तो बीड़ी जो है उसको 28% के जो स्लैब अब तो खत्म ही हो गया है, जो सितंबर के महीने में जीएसटी के बदलाव हुए थे, उनको अब 18% की कैटेगरी में कर दिया गया है। और इसके अलावा अन्य जो टैबेको प्रोडक्ट्स है, तंबाकू से संबंधित जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, उनको 40% के स्लैब में डाल दिया गया है। ये सभी जो स्लैब हैं, ये जो नए टैक्स रेट हैं, वो 1 फरवरी 2026 से प्रभावी रहेंगे, 1 फरवरी 2026 से लागू कर दिए जाएंगे। The Central Excise Amendment Bill 2025 was introduced in Lok Sabha on 1st December 2025। तो सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2025 लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था 1 दिसंबर को। बिल सीक्स टू अमेंड द सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944। जो पुराना सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 था, उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं इस बिल के माध्यम से। The act provides for the levy and collection of central excise duties on goods manufactured or produced in India। ये वाला जो बिल है वह सेंट्रल एक्साइज के बारे में बात करता है, जो हमारे देश में वस्तुएं निर्मित होती है उन पर टैक्स लगाने के लिए। अच्छा, इसके बारे में थोड़ी और पीछे चल के बात करें तो हम सब जानते हैं कि जुलाई 2017 में जीएसटी के आने के बाद से जो एक्साइज टैक्स है वो अधिकांश वस्तुओं पे लगना बंद हो गया था। एक्साइज टैक्स दो तरीके के होते थे, सेंट्रल एक्साइज टैक्स और स्टेट एक्साइज टैक्स। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों को इस इस नए जो जीएसटी आया था उससे बाहर रखा गया था, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट, टबैको प्रोडक्ट इत्यादि। तो अब इसमें से कुछ प्रोडक्ट्स को जीएसटी के दायरे में लाया जा रहा है। Central excise duties on many items were repealed with the introduction of the Goods and Service Tax GST in 2017। तो हमने जैसा कि डिस्कस किया था कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स पे और सर्विसेज से हटा ली गई थी जब से जीएसटी आया था, except for certain items such as tobacco and tobacco products। The Central Excise Amendment Act passed in recently concluded winter session of the Parliament specifies new rates of excise duty on tobacco products। अच्छा, इसमें एक चीज और इम्पॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट। द मिनिस्ट्री नोटिफाइड February 1st एज द डेट फ्रॉम विच जीएसटी कंपेंसेशन सेज वुड सीज टू एग्जिस्ट। अब हुआ क्या था, जब जुलाई 2017 में स्टेट जीएसटी को खत्म कर दिया गया था और काफी ज्यादा बड़े पैमाने पर सेंट्रल एक्साइज को भी खत्म कर दिया गया था, स्टेट एक्साइज और सेंट्रल एक्साइज। तो उस टाइम पे ये अवधारणा थी कि स्टेट्स को जो टैक्स कलेक्शन है उसमें कुछ लॉस हो सकता है। उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए जीएसटी में एक सेस इंट्रोड्यूस किया गया था, जीएसटी कंपनसेशन सेस जिसे कहा जाता था। शुरुआत में जब 2017 में जीएसटी लागू हुआ था तो ये सेस 2022 तक के लिए लागू किया गया था, यानी कि 5 वर्षों के लिए। लेकिन बीच में कोविड आ गया, इसलिए इसको बढ़ा के 2026 तक कर दिया गया था। लेकिन अब गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया है कि इस सेस को अब 1 फरवरी से खत्म कर दिया जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। चलिए और आगे चलते हैं अगली न्यूज पे। अब देखिए, आर के श्रीराम कुमार रिसीव संगीत कलानिधि अवार्ड। तो संगीत कलानिधि अवार्ड किसको दिया गया है? सो संगीत कलानिधि अवार्ड कन्फर्ड ऑन वायलिनिस्ट आर के श्रीराम कुमार। वायलिनिस्ट आर के श्रीराम कुमार को इस वर्ष का संगीत कलानिधि अवार्ड दिया गया है। संगीत कलानिधि इज द टाइटल अवार्डेड एनुअली टू ए कार्नेटिक म्यूजिशियन बाय मद्रास म्यूजिक एकेडमी। मद्रास म्यूजिक एकेडमी द्वारा ये अवार्ड प्रतिवर्ष दिया जाता है। द अवार्ड वाज कंसीव्ड इन 1942। इसकी स्थापना 1942 में की गई थी एकेडमी प्रेसिडेंट के.वी. कृष्णास्वामी अय्यर के द्वारा। तो संगीत कलानिधि अवार्ड आर के श्रीराम कुमार जी को इस वर्ष का प्रदान किया गया है। अदर नोटेबल अवार्ड्स इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक, ये फील्ड होना चाहिए, फाइल्ड हो गया, फील्ड ऑफ म्यूजिक इन आवर कंट्री। अब देखो, हमारे
देश में जो और नोटेबल अवार्ड्स दिए जाते हैं वो संगीत नाटक अकादमी अवार्ड होता है, इंडिया हाईएस्ट रिकॉग्निशन ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। ये संगीत नाटक अकादमी अवार्ड जो है वो हाईएस्ट रिकॉग्निशन है, सबसे बड़ा अवार्ड है इन द फील्ड ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स गिवन बाय द नेशनल अकेडमी ऑफ म्यूजिक डांस एंड ड्रामा फॉर म्यूजिक डांस थिएटर एंड स्कॉलरशिप। ठीक है, उसके बाद देखें तो इसी अकादमी द्वारा संगीत अ, संगीत नाटक अकादमी द्वारा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार भी दिया जाता है यंग आर्टिस्ट्स को, और कालिदास सम्मान और दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी अदर सिग्निफिकेंट नेशनल ऑनर्स हैं, अवार्ड्स हैं जो आर्ट और सिनेमा के क्षेत्र में दिए जाते हैं। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या है। एयर मार्शल नागेश कपूर टेक्स चार्ज एज द वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ। तो वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ को एयर चीफ मार्शल कहा जाता है, और अब जो वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ है यानी वाइस तो एयर मार्शल नागेश कपूर को वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ बनाया गया है, जो एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी की जगह लेंगे जो अभी रिटायर हो रहे हैं। तो ये नागेश कपूर, एयर मार्शल नागेश कपूर को वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ बनाया गया है। करंटली जो एयर चीफ मार्शल हैं वो अमरप्रीत सिंह है। अमरप्रीत सिंह है जिन्हें चीफ ऑफ एयर स्टाफ भी कहा जाता है और एयर चीफ मार्शल भी कहा जाता है। नागेश कपूर जी एयर मार्शल है। द इंडियन एयरफोर्स वॉज ऑफिशियली established ऑन 8 अक्टूबर 1932। तो इंडियन एयरफोर्स की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी एज एन ऑक्सिलरी एयरफोर्स ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। तो जो रॉयल एयरफोर्स थी उसकी ऑक्सिलरी मतलब सहायक एयरफोर्स के रूप में हमारे देश की एयरफोर्स की स्थापना, वायुसेना की स्थापना की गई थी। एयरफोर्स दिवस हर साल 8 अक्टूबर को ही मनाया जाता है, जब 8 अक्टूबर 1932 में वायुसेना की स्थापना हुई थी। चलिए और आगे चलते हैं, अब देखते हैं ऑटोमोबाइल सेल्स ट्रैक्शन कंटिन्यूज इन दिसंबर। अब देखिए ऑटोमोबाइल की जो बिक्री है उससे संबंधित यह न्यूज है। The trioca of GST cut, income tax rebate and cumulative 125 basis point repo rate cut by the RBI imparted momentum to the automobile sales with December being no exception। अच्छा, हर साल ये होता है कि दिसंबर का जो महीना होता है उसमें वैसे ही गाड़ियों की बिक्री बढ़ जाती है, लेकिन इस साल जो 2-3 पॉलिसी चेंजेस हुए हैं उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी है। तो दिसंबर के महीने में ऑटोमोबाइल में काफ़ी हद तक जीएसटी के स्लैब्स घटाए गए थे, उसमें परिवर्तन किया गया था। इसी वर्ष जो बजट आया है उसमें भी काफ़ी 12 लाख तक की इनकम तक टैक्स रिबेट दे दी गई है, और इस वर्ष अलग-अलग फेजेस में आरबीआई ने रेपो रेट को भी 125 बेसिस पॉइंट कम किया है। इन तीनों की वजह से एक मार्केट में कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बना है, जिससे कि मोबाइल की बिक्री काफ़ी बढ़ी है। और मारुति सुजुकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा एंड टोयोटा किर्लोस्कर मोटर रिपोर्टेड मोर देन 20% ग्रोथ ऑन वाई बेसिस। पिछले वर्ष की तुलना में 20% की वृद्धि हुई है। फॉर कैलेंडर ईयर 25 ऑटो सेल्स क्लिम्ड बाय अबाउट 6% टू 45.5 लाख यूनिट। तो इस कैलेंडर वर्ष में अभी तक मतलब दिसंबर तक 45.5 लाख गाड़ियां बिकी हैं। दिस इज लोअर देन द 9% ग्रोथ रिपोर्टेड इन, लेकिन अगर तुलनात्मक रूप से देखें तो पिछले कैलेंडर ईयर 24 में 9% की ग्रोथ हुई थी। द फर्स्ट 9 मंथ ऑफ द CY had been slow and sales picked up from October after GST रेट। शुरू के 9 महीनों में इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई थी, लेकिन जब से GST का कट हुआ उसके बाद एकदम से इन आंकड़ों में वृद्धि देखी गई। और आगे चलें, अब देखो यहाँ पे
अब पीएफआरडीए और एनपीएस से संबंधित न्यूज़ है। इंडिया अलाउज बैंक्स टू स्पॉन्सर पेंशन फंड अंडर एनपीएस। तो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, दैट इज पीएफआरडीए, which oversees the assets worth more than 177 billion dollars, said in the statement on Wednesday that it had given in principle approval for banks to independently set up pension funds to manage the NPS subject to eligibility norms aligned with the Reserve Bank of India's guideline. तो अब क्या है कि अभी तक हम देखते थे कि जो एनपीएस है, नेशनल पेंशन स्कीम है, उसमें 10 रजिस्टर्ड पेंशन फंड है, लेकिन अब बैंकों को भी अनुमति दे दी गई है सब्जेक्ट टू सर्टेन नॉर्म्स कि वो भी अपने पेंशन फंड स्पॉन्सर कर सकें, उनको इंट्रोड्यूस कर सकें और मैनेज कर सकें। करंटली जो सभी बैंक हैं वो एनपीएस के लिए पॉइंट ऑफ प्रेजेंस, पॉइंट ऑफ सर्विस कार्य करते हैं कि एनपीएस से संबंधित आपको कोई भी कार्य करवाना हो, कोई भी सेवा लेनी हो, तो आप किसी भी बैंक की शाखा में जाके ले सकते हैं। और लेकिन अब कुछ बैंकों को जो सर्टेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करेंगी, अपना पेंशन फंड स्पॉन्सर करने की भी अनुमति दे दी गई है। अब हम देख ही रहे हैं कि एनपीएस में काफ़ी ज़्यादा बदलाव हो रहे हैं और इसे यूज़र फ्रेंडली, इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाया जा रहा है। पिछले वर्ष दिसंबर में पीएफआरडीए ने एनपीएस सब्सक्राइबर को गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ में भी इन्वेस्ट करने की अनुमति दे दी थी, साथ ही में निफ्टी 50 इंडेक्स और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में भी निवेश करने की अनुमति दे दी गई थी। और आगे चलें तो देखिए, फर्स्ट जलीकट्टू इवेंट ऑफ 2026 अप्रूव्ड इन तमिलनाडु। जलीकट्टू इवेंट जो तमिलनाडु में काफ़ी ज़्यादा हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, उसकी परमिशन मिल गई है। द तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज़ ग्रांटेड परमिशन फॉर द फर्स्ट जलीकट्टू इवेंट ऑफ 2026 टू बी हेल्ड ऑन 3 जनवरी। 3 जनवरी को इसको मनाने की अनुमति तमिलनाडु सरकार के द्वारा दे दी गई थी। जलीकट्टू इज अ ट्रेडिशनल एंशिएंट बुल टेमिंग स्पोर्ट इन तमिलनाडु। यह जो बुल को हम हॉर्न से पकड़ते हैं, उनके सींग द्वारा पकड़ते हैं, उससे संबंधित एक ये खेल है जो काफी ज्यादा पुराना है और इसे पोंगल फेस्टिवल के दौरान मनाया जाता है, वेयर पार्टिसिपेंट्स ट्राई टू ग्रैब द हम्प ऑफ ए रनिंग बुल टू विन प्राइजेस। तो सींग द्वारा बैल को पकड़ के कुछ प्रतियोगिता होती है जिसमें प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन इत्यादि होता है। ये वाला जो खेल है ये लगभग 2500 साल पुराना माना जाता है एंशिएंट तमिल कम्युनिटीज में। पोंगल फेस्टिवल, इट्स ए की पार्ट ऑफ द मट्टू पोंगल सेलिब्रेशंस इन जनवरी, मार्किंग द एंड ऑफ ए हार्वेस्ट सीजन। चलिए और आगे चलें, अब देखते हैं यहाँ पे अगली न्यूज़ क्या है। 44th जूनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप बिगिंस इन बेंगलुरु। तो बेंगलोर में 44वीं जूनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप शुरू हुई है। कहाँ पे? अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में इन गुंजोर, बेंगलुरु, ब्रिंगिंग टुगेदर नियरली 1000 यंग एथलीट्स फ्रॉम स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज अक्रॉस इंडिया। तो खो खो की नेशनल जूनियर चैंपियनशिप बेंगलोर में शुरू हुई है। कौन सी? 44वीं। चलिए और आगे चलें अगले पॉइंट की ओर। तो अब देखते हैं इंडिया यूएई जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन 2। इंडिया और यूएई के बीच में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज आयोजित की गई थी जिसका नाम है डेजर्ट साइक्लोन 2। द सेकंड एडिशन ऑफ इंडिया यूएई जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन 2 concluded with a formal closing ceremony at the Al Hamara Training Center in अबू धाबी। अबू धाबी में यह दूसरा एडिशन था, मतलब ये दूसरी बार ये मिलिट्री एक्सरसाइज आयोजित की गई थी और इसका नाम क्या है? डेजर्ट साइक्लोन, जो अल हमारा ट्रेनिंग सेंटर अबू धाबी में हुई। और आगे चलें अगले पॉइंट की ओर। तो देखते हैं द फर्स्ट गवर्नमेंट एआई क्लिनिक लॉन्च। एक और इम्पॉर्टेंट एआई से संबंधित अपडेट है। हमने हमारे कल के ही वीडियो में देखा था कि एआई समिट इंडिया में होने जा रहा है फरवरी 16 से फरवरी 20 तक। अब उसी एआई से संबंधित एक और न्यूज़ जो हमारे सामने आई है वो है कि गवर्नमेंट ने पहली एआई क्लिनिक लॉन्च कर दी है। एआई क्लिनिक
और डिटेल में इसको जाने तो हम देखते हैं इंडिया इज मार्क द मेजर माइलस्टोन इन पब्लिक हेल्थ केयर विद द इनॉग्रेशन ऑफ फर्स्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लिनिक एट द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नोएडा। तो नोएडा का जो GIMS है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्लिनिक स्थापित की गई है, उसका इनॉग्रेशन हुआ है। द प्राइमरी ऑब्जेक्ट of the clinic is to provide real world clinical environment, तो environment for AI based healthcare startups to develop, test and validate their solution। तो अब AI तो वैसे हर क्षेत्र में काम कर रहा है, लेकिन अगर AI AI का कोई स्टार्टअप है जो विशेषकर हेल्थ केयर के क्षेत्र में कार्यरत है और उसके लिए एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट चाहता है, फैसिलिटीज चाहता है, तो वह इस क्लिनिक को अप्रोच कर सकता है। यही इस क्लिनिक की स्थापना का वास्तविक उद्देश्य है। द क्लिनिक हैज बीन डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद द प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स सच एज IIT कानपुर, IIT मद्रास एंड IIIT लखनऊ। तो ये किसके कौन-कौन से संस्थानों ने मिलकर बनाया है? IIT कानपुर, IIT मद्रास एंड IIIT लखनऊ। इट्स फोकस एरिया इंक्लूड मेडिकल इमेजिंग, क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स एंड डेटा ड्रिवन हेल्थ केयर सर्विसेज। तो AI से इन सभी क्षेत्रों में, मेडिकल इमेजिंग में, क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में और डेटा ड्रिवन हेल्थ केयर सर्विसेज में, और साथ ही अन्य क्षेत्र जो एक हेल्थ केयर सिस्टम को AI की मदद से और ज़्यादा प्रभावी बनाने के लिए ज़रूरी है, उन सभी क्षेत्रों में ये क्लिनिक कार्य करेगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इससे संबंधित PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।